और गांव में रहने वाला रहने के साथ साथ मैं बिल्कुल ठेठ देहाती हूं। मतलब गांव के जो कल्चर है उसको मैं जीता हूं। अपने हाथ से प्राकृतिक खेती करता हूं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करता हूं और ये सब काम मैं खुद करता हूं। बड़ी बड़ी बातें देश और राष्ट्र मानवता को बदलने के लिए, मानवीय जीवन को प्रकृति आधारित जीने की बात जो हो रही है वो केवल और केवल संभव अगर हो सकता है तो गांव है। गांव के बिना प्रकृति आधारित मानवीय जीवन जीने की जो व्यवस्था गांव के माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की है वो बहुत रिसर्च, बहुत ही उत्तम, लेकिन वर्तमान व्यवस्था उस गांव आधारित व्यवस्था को, गांव को भी खत्म करने पर, गांव की जो कल्चर हमारी जीवन शैली है उसको भी खत्म करने पर यह व्यवस्था लगी हुई है। कहने के लिए हम कह रहे हैं कि हम, मेरा घर, मेरा गांव, मेरा देश, लेकिन मेरे घर में मेरा क्या है, मेरे गांव में मेरा क्या है, मेरे गांव में मेरे गांव का क्या है और मेरे देश में मेरे देश का क्या है। ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। मैंने बचपन में जब अपना गांव देखा और जिया, मैं उसकी बात करता हूं तो मेरा गांव कैसा था और आज मेरा गांव क्या है, और जो मेरा गांव है वो भारत का प्रत्येक गांव है। तो जो गांव का दर्द है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं गांव का दर्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कितने लोग हैं जो आज भी गांव में रहते हैं? यहां जो, अरे तो गांव में बैठा है, बहुत सुंदर। क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए हैं और जो आपका गांव आपसे कह रहा है उसको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो मैं आपका गांव बोल रहा हूं, जो आज बहुत पीड़ित और दुखी हूं। मेरी पीड़ा और दुख का कारण यह है कि भारत गांवों का देश है और गांव जो पूर्ण स्वावलंबी हो, जिसमें 18 जाति 36 बिरादरी निवास करती हो, जिसकी महिलाएं 64 कलाओं और पुरुष 72 कलाओं से सुसज्जित हो, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और धर्म निःशुल्क उपलब्ध हो, उसे गांव कहते हैं। गांव की पूरी व्यवस्था भाईचारे पर आधारित होती है। मुझे परमात्मा और प्रकृति ने जल, जंगल, जमीन और जानवर दिए जो मेरी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे, जिसकी बदौलत मैं हमेशा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहा। मेरी गोद में रहने वाले केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सब समर्पित भाव से एक दूसरे के पूरक बनकर स्वयं स्वस्थ, संपन्न, सुरक्षित, निर्भय, निडर, स्वाभिमान और आपसी प्रेम और भाईचारे से रहते थे। मेरे विज्ञान और तकनीकी की बदौलत भारत की खेती, खेती से उद्योग, उद्योग से बाजार, बाजार से व्यापार जो पूरी दुनिया में फैला,
उसके मूल में मैं ही था। मेरे कारण ही भारत ने दिव्यता और भव्यता हासिल कर विश्व में ख्याति प्राप्त की और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। लेकिन आज मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार हूं। चारों तरफ फैलता, उड़ता और गूंजता प्रदूषण, टूटता भाईचारा, उजड़ती बिरादरियां, समाप्त होती कलाएं, पलायन करते लोग, भटकता युवा, कर्ज में डूबा किसान, विलुप्त होते पशु और पक्षी, जल, जंगल, जमीन और जानवर पर पूंजीवाद का कब्जा, सुविधा, आधुनिकता और दिखावे के नाम पर परावलंबी और गुलाम होता मेरा समाज, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म के नाम पर टूटते, बंटते, लुटते और आत्महत्या करते मेरे परिवार, निश्चित रूप से हमारे साथ हो रहे गहरे षड्यंत्रों का ही दुष्परिणाम है कि लोग रिश्तों और मानवीय मूल्यों से अधिक निर्जीव वस्तुओं को महत्व देते हुए अपनी आंतरिक संवेदना को खोते जा रहे हैं। आदि समस्याएं मेरे लिए चिंता और वेदना के मूल कारण हैं, जिन्हें मैं आपसे इस आशा और विश्वास के साथ साझा कर रहा हूं कि आप सब अपने व्यक्तिगत वाद विवाद और हानि लाभ से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ मिलकर बैठें और मेरी पीड़ा का समाधान करें, क्योंकि मेरा अस्तित्व आपसे है, मेरी पहचान आपसे है। आपकी चहुमुखी समृद्धि में ही मेरी समृद्धि है। आप मुझे ग्राम देवता, ग्राम खेड़ा, ग्राम कबीला बोलते हो। मेरा और आपका पीढ़ियों से पेड़ों की जड़ों और धरती जितना संबंध है। अपनी जड़ों को ढीला मत होने दो। मैं आज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को तैयार हूं, बशर्ते आप भी मेरे साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे साथ हो रहे षड्यंत्रों को समझना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए गांव के सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और हर जवान को आपसी भाईचारे के साथ बैठकर संवाद और बातचीत का सिलसिला पुनः शुरू करना होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम मिलकर हमारी हर समस्या का समाधान कर अपने गौरव को प्राप्त कर पाएंगे। आपकी तरफ आशा और उम्मीद भरी नजरों से देखता आपका अपना गांव। ये हमारे गांव का दर्द है। कितने सुख और समृद्धि, प्यार और भाईचारे के साथ हर व्यक्ति हैप्पी था। पशु पक्षी सब लहलहाते, पेड़ पौधे, फसलें, सब कुछ षड्यंत्र के जाल में फंस चुका है। आज हम उस कगार पर हैं कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर सब पर कब्जा कर लिया गया है। हमारी पूरी खेती वो कंपनियों पर डिपेंड है। दो चीज है, एक होता है विज्ञान, दूसरी होती है तकनीक। विज्ञान सार्वभौमिक होता है, तकनीक लोकल। अगर तकनीक लोकल नहीं है हमारे पास तो उसको कहते हैं गुलामी। विज्ञान सार्वभौमिक होती है, खेती करनी है, अगर हमको खेत से फसल लेनी है तो खेत की जुताई करनी पड़ेगी, ये विज्ञान है। वो यहां हो, भारत के किसी गांव में हो, अगर हमको खेत से फसल लेनी है तो खेत को जोतना ही पड़ेगा। अमेरिका में चले जाइए, वहां भी, चीन में चले जाइए, वहां भी, जापान, मतलब दुनिया के किसी देश में चले जाइए, हमको जुताई ही करनी पड़ेगी खेत से फसल लेने के लिए। यह है विज्ञान, ये होता है सार्वभौमिक। तकनीक लोकल। तकनीक लोकल क्या? हमारे पास जुताई के जो साधन है वो थे बैल। बैल से जुताई कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए हल, जोत, जुआ, नरसैल, पगहा, नाथ, कुश, ये सब चाहिए हमको। तो लकड़ी के लिए हमारे पास असंख्य पेड़, लोहा,
हमारे खेतों में सन होता है, उससे रस्सी हम बनाते थे, तो हम स्वावलंबी थे। अब हमने तकनीक क्या ली? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ले आए हम। ट्रैक्टर गांव में तो बनता नहीं है, हमारे गांव की तो वस्तु ट्रैक्टर है नहीं, वो विदेशी तकनीक है। चलता कैसे है? डीजल से। किसी गांव के पास है डीजल? किसके पास है? कंपनी के, डीजल कंपनी के पास है। तो हम जुताई के ऊपर डिपेंड हो गए, गांव के जो बाहर की तकनीक है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर हम डिपेंड हो गए। वो दूसरे के हाथ में है, तो हमने अपनी अपनी गर्दन दे दी दूसरे के हाथ में। अब हर गांव के किसान के पास अपना बीज होता था। आज भारत के किसी भी गांव में किसी किसान के पास अपना बीज नहीं है। वो किसके पास जाता है जब खेत बोने के लिए जाता है? कंपनी के पास। दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार के पास कंपनी से आता है। तो बीज के ऊपर भी हम डिपेंड हैं, जुताई के ऊपर भी हम डिपेंड हो गए। दूसरा, हम पानी देते हैं, खेत को हम पानी चाहिए, तो वो पानी के दो तरीके हैं। बोर करते हैं, उससे हम निकालते हैं तो इंजन चलेगा, वो डीजल पर आधारित है, या बिजली। ठीक है, वो दोनों ही कंपनियों के पास हैं, डीजल भी और बिजली भी। और खेत के लिए पानी की बात तो छोड़िए, आज गांव की स्थिति यह है, अगर 2 दिन लाइट ना आए, बिजली ना आए गांव में, तो पीने के लिए पानी नहीं है, ताहिमाम मच जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने क्या व्यवस्था की थी? कुआं और तालाब। कोई जरूरत ही नहीं थी किसी कहीं जाने की। लोहार ने बाल्टी बना दी, डोल बना दिया, सन खेत में से आ गया, निकाला, रस्सी बंधी, डोल बांधा, पानी खींचा, अपना इस्तेमाल किया। तो वो बहुत वैज्ञानिक थे, अपनी तकनीक पर चलते थे। उससे क्या था, जब हमको पानी खींच करके निकालना पड़ता था कुआं से, तो उस पानी का हम एक बूंद का भी दुरुपयोग नहीं करते थे, वेस्ट नहीं जाता था। इसलिए गांव में मैंने अपने सामने देखा, मैंने अपने गांव में, किसी भी गांव में नालियां नहीं होती थी, नाली थी नहीं। क्योंकि पानी जो इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था, जहां हम इस्तेमाल करते थे उसके पास ही हम पुदीना, धनिया, अन्य ऐसी चीजें वो लगाते थे। उनको पानी वेस्ट, कुआं के आसपास भी जो है ये सारी चीजें हम लगाए हुए होते थे, कोई पानी का वेस्टेज नहीं होता था, हमारा पानी बराबर वो बना रहता था। अब टूटी लग गई है, समरसेबिंग लग गए हैं, अनावश्यक पानी वो चल रहा है। ये बाहर की तकनीक का ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। दूसरा, हमने किसी तरह फसल पैदा करके बाहरी तकनीक के आधार पर हम ले आए घर में, बिजली से पिसवाया, आटा बना, सब्जी लिए हम केमिकल की। अब जो रोटी बनेगी, खाना पकेगा, वो काय पे पकता आजकल? गैस पे पकता। किसी गांव के पास है क्या गैस? नहीं है, गैस भी नहीं है। और हमको ये बताया गया कि गैस से चूल्हे पर धुआं निकलता है, वो हमारी माताएं बहनें धुएं से परेशान होती हैं, उससे मुक्त कर दिया उनको। ये नहीं बताया कि हमने एक कंपनी का, भारत के प्रत्येक घर को कंपनी से जोड़ दिया, और वो 1000 रुपए, कम से कम 1000 रुपए हर महीने कंपनी को भारत के प्रत्येक घर से वो जाता है। 1 महीने सिलेंडर चलता है, वो जा रहा है। और दूसरा, जो गैस पर खाना बनाती हैं हमारी माताएं बहनें, उनके चश्मा लगे हुए हैं, या पहले जो चूल्हे में बनाती थी उनके चश्मा लगते थे। हमारे जब गैस पर हमारे खाना उस पर चूल्हे पर बनता था, तो किसी माता बहन के हमने चश्मा नहीं देखा, और आज सबको चश्मा वो लगे हुए हैं। तो जो हम जीवन को सरल, आसान और विकास बोल रहे हैं, वो किस आधार पर, उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम उठते हैं, उठ करके सबसे पहला काम
हम शौचालय जाते हैं। अब जरा शौचालय को देखना, अपने को थोड़ा उससे शौचालय से जुड़ना, कल्पना करना, उसमें हमारा क्या है या हमारे गांव का क्या है। सीट लगी हुई है कंपनी की, लाइट लगी हुई है कंपनी की, मक्का रखा है कंपनी का, बाल्टी रखी है कंपनी की, टोटी लगी हुई है कंपनी की, उस पूरे उसमें बाथरूम में सब कुछ वो कंपनी का वो लगा हुआ है। अब हम बाहर निकलते हैं तो पेस्ट करते हैं वो कंपनी का, फिर नाश्ता जलपा उसमें देखते हैं। पूरे दिन की आप देखेंगे तो सारी चीजें, आप कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, हल्दी मसाले हो, सब कंपनी के माध्यम से वो हम इस्तेमाल वो करते हैं। खेत में बोने के बाद बीज भी ले आए, डीजल भी ले आए, सब कुछ ले आए। बोने के बाद फिर उसको सब हम जो है रासायनिक खाद, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ उसका वो इस्तेमाल हम वो सब करते हैं। वो सब कंपनियों के हैं। मोबाइल है, मतलब आप घर में लाइटें लगी हुई हैं, सब कुछ कंपनियों का, कंपनियों पर हमारा जीवन डिपेंड हो गया है। अब हमारा जीवन क्या हुआ, अब हमारी जो रात दिन हमारी जो भागदौड़ हो रही है वो 3-4 चीजों पर जा रही है। एक तो सबसे पहली शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर हम कितना कमाएं, तो शिक्षा, जिसकी ज्यादा इनकम है उसके बच्चों पर उतना ही अधिक जो है वो खर्चा, वो बहुत बेहतर जो है स्कूल या अच्छी फीस, अच्छी सब कुछ अच्छा हो, वहां के लिए वैसे उसके खर्च बढ़ जाते हैं। तो शिक्षा पर एक खर्च। नंबर दूसरा हो गया विदेश, मतलब बाहरी तकनीक पर डिपेंड होने से दूसरा खर्चा हो गया हमारा चिकित्सा का। जबकि चिकित्सा का हमारा कोई खर्चा वो नहीं होता था। जीरो बजट में हमारी खेती होती थी। जब हमारी खेती जीरो बजट में होती थी तो हमारा चिकित्सा का बजट भी वो जीरो था। और थोड़ा और पहले जाएं तो हमारा शिक्षा का बजट भी वो बिल्कुल पूरी तरह वो जीरो था। और शिक्षा, चिकित्सा, तीसरा खर्चा आता है आज विदेशी तकनीक को अपनाने के कारण, वो खर्चा है इंस्टॉलमेंट का। किस्तें देनी है, उसके लिए कमाना हमको, और उसके बाद जो बचा वो सब का सब कंपनियों के पास वो चला जाता है। इसलिए सब कुछ कंपनियों के पास जाने से जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, जहां हमारे घरों में सोने और चांदी के ढेर हुआ करते थे, हम उनको सोने और चांदी को, सिक्कों को गिनने की फुर्सत हमारी नहीं थी, तोल करके हम रखते थे। आज सोना चांदी से हट करके पीतल, कांसा, फूल, तांबा, इसके बर्तन घर में हमने अपने में खूब देखे हैं। और पीतल तो कुंटलों कुंटलों में हमने अपने घरों में देखी। आज सोना चांदी छोड़िए, वो पीतल गायब है, कांसा गायब है। रात हमने भोजन किया था तो वहां हमको बड़ा ही, जब कितने दिन में हमने कांसा पीतल का इस्तेमाल किया, तो तांबा, ये सब कुछ वो हमारे घरों से साफ हो चुका है। या तो वो चमकीले स्टील के बर्तन, लोहे के चमकते हैं, और उससे भी ज्यादा हमारे घरों में प्लास्टिक चमक रही है। अब प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हम करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है वो सब वाकिफ है, उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जीवन वो हो गया है। तो जीवन को जीने के लिए हर व्यक्ति को, हर जीव को, जीव मात्र को, मनुष्य को नहीं, जीव मात्र को एक चीज चाहिए, खुशी। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। पहली प्राथमिकता है कि उसको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। और इस अपनी लोकल तकनीक को छोड़ करके वो खुशी ढूंढता है बाहर की तकनीक पर, इस आधुनिकता चकाचौंध पर।
और वो खुशी ढूंढने के चक्कर में वो डिप्रेशन में आ जाता, और इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो आत्महत्या तक आज IAS PCS तक कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात अभी हरियाणा में और मेरे गांव में पिता, पत्नी और 18 साल की बेटी एक साथ आत्महत्या की। बैंकों के जो वसूली कर्मी हैं उनके उत्पीड़न से तंग आकर। तो इस आधुनिकता का, इस विकास का जो साइड इफेक्ट है, जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, वो हमको भी हमारे सामने है। और उसके बावजूद भी हम फिर उसी रास्ते पर चलें, तो इसको मेरे विचार से अज्ञानता, मूर्खता के अलावा क्या कह सकते हैं। जब हम पीछे जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग सैकड़ों सैकड़ों साल जीते थे और पूरे जीवन स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, और उनके पास बहुतायत में समय होता था चौपाल पर बैठने के लिए, पुअर पर बैठने के लिए, अपने समाज की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। सांग होते थे, ढोला तमाशे होते थे, गांव में बहुत सारे मदारी आते थे, बाजीगर आते थे, उनको भी देखते थे, उनका भी लालन पालन ये गांव करते थे। गांव में जिनके पास जमीनें होती थी उनका भी सारे खर्च उसी से चलते थे, ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई सब उसी से चलते थे। और जो भूमिहीन थे, जो किसान के सहयोगी थे, वो किसान का सहयोग करते थे, किसान उनका, एक दूसरे के पूरक बनकर गांव में रहते थे। उन सबकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन वो खेती था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके बाद भी मस्त थे, स्वस्थ थे। आज सबको अलग अलग खेती भी वही है, और खेती के बावजूद भी बाहर से भी लगभग आधा गांव सुबह वो बाहर चला जाता है, काय के लिए, नौकरी के लिए, कमाने के लिए, और वहां से बाहर से भी कमा कर लाता है, और उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो रही है। तो अच्छा किसान वो है कि इस बार ये फसल बोई, उसका फसल जब कट करके आई उसका मूल्यांकन करे कि इस फसल से मुझको लाभ हुआ, हानि हुई, क्या हुआ, तो उसमें परिवर्तन करना। लेकिन हम सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, और हम जितना पुराना जाएंगे व्यवस्था जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। और ऐसे जब इतिहास में जाएंगे तो फिर वही आ जाएगा, भारत कैसा था, दिव्यता, भव्यता, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती थी, विश्वगुरु मानती थी। काय के आधार पर? गांव की तकनीक के आधार पर, गांव की जीवन शैली के आधार पर, उसी के आधार पर सारा व्यापार, सारा बिजनेस पूरी दुनिया में हम निर्यात करते थे। काय के आधार पर? गांव के आधार पर। तो इतनी सुंदर अपनी व्यवस्था थी, उसको षड्यंत्र के तहत हमसे छीन लिया, और हमको पता भी नहीं चली। तो क्या उसको हमको बदलाव के लिए काम नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो मैं मेरे गांव में बढ़िया काम कर सकता हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मेरा गांव नहीं, पूरा भारत इस समस्या से ग्रसित है। विनाश जो हुआ है वो सार्वजनिक हुआ है, सामूहिक रूप से हुआ है। तो इसका समाधान भी हमको सामूहिक रूप से ही वो करना पड़ेगा। जब तक समाज को हम ये नहीं दिखा देंगे कि भाई एक व्यवस्था ये है जिसमें आप जी रहे हो, और दूसरी व्यवस्था ये है जो हमने मिलकर के बनाई है, अब आपको ये चाहिए या ये चाहिए,
तो समाज को इस काम को प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, भाई मैं किसी से ये कहूं कि भाई आप ये जीवन शैली अपनाओ तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और मैं खुद स्वस्थ नहीं हूं तो लोग मेरे शब्दों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं स्वस्थ हूं और मैं किसी से कुछ भी ना बताऊं तब भी लोग पूछेंगे कि आपके स्वास्थ्य का क्या कारण, आपका स्वास्थ्य जो इतना अच्छा है, आप कभी रोगी नहीं होते, बीमार नहीं होते, आप बड़े अच्छे दिखते हो, बड़ा आपका एज के हिसाब से स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा दिखता है, तो लोग खुद पूछेंगे। तो ये वो समय है समाज के जागरूक लोगों को, जिनको पता चल गया है कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, षड्यंत्र के तहत हमारा विनाश किया जा रहा है और हमको कंट्रोल किया जा रहा है, हमको किसी ने अपने मातहत कर लिया है। जो लोग इस बात को समझ गए हैं, या जनता सरकार मोर्चे का जो समझाने का प्रयास है उसमें जो लोग समझते जा रहे हैं, उनको मिलकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अपनी जीवन शैली, गांव की जीवन शैली और देश की जीवन शैली देश के सामने प्रस्तुत तो करना पड़ेगा। और जब हम वो दिखा देंगे कि ये जो हमारी जो व्यवस्था थी पुरानी, जिसको पुरानी कह करके हमको उससे विमुख कर दिया गया, वो ऐसी हमारी जीवन शैली थी जैसे अब ज्यादातर बच्चे जो पैदा होते हैं ऑपरेशन होता है, पेट को काट करके बच्चे निकाले जाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था दे रखी थी, हमारे राजीव भाई ने बहुत इस पर विस्तार से बताया है कि हमारे घरों में दो चीजें ऐसी हैं, अगर उनका इस्तेमाल करें तो किसी भी हमारी बहन का सजेरियन नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन नहीं होगा बच्चे के लिए, और वो है सिलबट्टा और चक्की। ये राजीव भाई ने बहुत इस पर, चूंकि सिलबट्टा चलाते समय और चक्की चलाते समय जो हमारा गर्भाशय है उसका व्यायाम होता है, दोनों काम करते समय। तो हमारी ऐसी जीवन शैली थी गजब की, समय खूब था। अब उस समय का हम क्या, देखिए मैं मेरे गांव में मेरा एक भतीजा लगता है, वो इस टाइम लंदन में है, और वो लंदन में है, अकेला है, माँ बाप के अकेला है, और दोनों माता पिता उसके वो गांव में हैं। अच्छा है, संस्कारी है, लेकिन अब उनके जो माता पिता हैं, अक्सर उनके जो पिताजी और शास्त्री जी हैं, भाई लगते हैं हमारे, तो बहुत प्रशंसा करते हैं अपनी भी और अपने बेटे की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा क्या, मैंने अपना बेटा पढ़ा लिखा करके वो लंदन भेज दिया, वो प्रोफेसर है, अब वो लंदन में चला गया। बहुत प्रशंसा करते हैं लोग अपना, उनकी हाँ में हाँ शास्त्री जी आपने बहुत वो किया। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ लोग हैं जो कहने की हिम्मत भी करते हैं। मैंने उनसे कहा कि शास्त्री जी आप हमारे भाई हो, बड़े भाई हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज में, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ सही ही है। मन की हमारी जो भाभी हैं, वो जब रास्ते से जब वो अपने घर को, उनको घर में चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं जो वो घर में चढ़ती हैं, तो पहले वो जब घर में चढ़ती हैं तो पहले वो हाथ रखती है सीढ़ियों पर, हाथ से सहारा लेकर के फिर हाथ अगले उस स्टेप पर जाते हैं और पहले स्टेप पर पैर आते हैं, तब वो चढ़ती है। ये मतलब स्थिति है।
इस उम्र में बहू बेटा अपना वहां है। और संतान जब पैदा करता है व्यक्ति तो करता है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पैसा वो कमा रहा हो, भेज रहा हो, सब कुछ वो ठीक है, लेकिन जब मेरे जीवन में जो भौतिक जीवन है उसमें कोई सहारा नहीं है, अब वो अपने घर में चढ़ने में भी असमर्थ है और वो अपने लिए, आपके लिए किस परिस्थितियों में भोजन बनाती होंगी और आप इसको समाज में प्रेरणा के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, तो ये समझ से परे की बात है। और मेंटेलिटी भी हमारी ऐसी हो गई है, दो बेटे हैं, एक बेटा माँ बाप की बहुत सेवा, बहुत अच्छे से देखभाल, कोई व्यसन नहीं है, कोई ऐब नहीं है, बड़े सभ्य बोलता है, सेवा करता है, खाने की पीने की सब कुछ देख रेख करता है, और एक बाहर कहीं बिजनेस व्यापार जॉब करता है। वो जब आता है शाम को तो दारू के नशे में आता है, गाली गलौज करता हुआ आता है, बदतमीजी से बोलता हुआ आता है। तो हमारे बुजुर्गों की क्या धारणा है, दुधारू की लात भी झेलनी पड़ती है। तो मतलब इस तरह से उसको प्रस्तुत करना, और उसकी जो सेवा भाव, अपना खेती करता है, पशुपालन करता है, सब कुछ करने के बाद अपने माँ बाप के साथ है, उनका सहारा है, उसकी उपेक्षा। तो ये क्या है, ये समाज का जो देखने का नजरिया है। जिस दिन समाज व्यसनी लोगों की, बेईमान लोगों की, गलत लोगों की, कुसंस्कारी लोगों की उपेक्षा शुरू कर देगा, उनकी अवहेलना करना शुरू कर देगा, और सज्जन अच्छे सच्चे लोगों की मान सम्मान देना शुरू कर देगा, तो वैसी नई जनरेशन वो पैदा शुरू हो जाएगी। जैसे हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं तो देखते हैं किताब में, डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं जेंटलमैन, तो जेंटलमैन में सामने एक चित्र लगा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है, कोट पैंट सूट बूट में एक व्यक्ति टाई वाई लगा करके, कैप लगा करके, तो जेंटलमैन। तो बच्चा क्या देखता है कि ये जेंटलमैन है। उधर फिर वो बच्चा घर जाता है, घर देखता है बाप की धोती फटी हुई है, कुर्ता फटा हुआ, खेत मकान करके आया है, पशुओं का काम करता है, तो उसकी नजर में क्या पड़ा यहां, तो उसकी नजर में जेंटलमैन कौन, तो जेंटलमैन वो है जो चोर है, जो रिश्वतखोर है, सूट बूट में है। वो उसको अपना आदर्श मानता है कि मेरा ये तो जेंटलमैन है नहीं, जबकि मेहनत पसीना बहा करके उसकी खाने की, पीने की, फीस की, किताबों की सब कुछ व्यवस्था वो कर रहा है, वो उसकी जेंटलमैन उसकी नजर में नहीं है, उसकी नजर में वो है। तो ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था आ गई है। अब लॉकडाउन देखा आपने, पीछे जो लॉकडाउन देखा, सब उससे अवगत हैं। 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल लोगों ने की, कितनी प्रताड़ित लोग हुए। अगर मैं ये कहूं कि वो एक्सपेरिमेंट था, आगे जो आने वाला समय है उसमें जो लॉकडाउन लगेगा, उस एक्सपेरिमेंट में जो कमियां उन्होंने देखी कि अभी ये कमियां हैं, उनको सुधार करके उन लोगों ने दोबारा अगर लॉकडाउन लगाया तो स्थिति क्या होने जा रही है। स्थिति ये होने जा रही है, गैस हमारे पास नहीं है, गांव के पास तो सिलेंडर आता है, वो 1 महीने चलता है, तो 1 महीने कम से कम वो चलेगा। शहरों में तो कनेक्शन दे दिया उन्होंने पाइपलाइन से, वो कभी भी वहां से बंद किया जा सकता है। पानी का भी वहां से उससे आता है, टोटी से, वो भी वहीं से आता है, उसका भी वहीं बंद किया जा सकता है। तो पानी बंद कर दिया, गैस का कनेक्शन बंद कर दिया, बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया।
अब आप कल्पना कीजिए, पानी ना हो, गैस ना हो और लाइट ना हो, और डीजल लेने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। निकल आप सकते नहीं, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरे गांव में भी लगने लगे हैं। जैसे ही आप निकलोगे, सीसीटीवी कैमरा आपके चेहरा वो कैप्चर करेगा, और आपका चेहरा आपके आधार से लिंक है, आधार आपका बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर आपने विरोध किया, आपका पूरा सिस्टम, गैस का कनेक्शन हो, बैंक अकाउंट हो, मोबाइल नंबर हो, या बिजली का कनेक्शन हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये सारे के सारे आपके आधार से वो लिंक हैं। अगर आपने उनकी बात को फॉलो नहीं किया तो आधार ब्लॉक, और आपने विरोध किया तब आधार ब्लॉक, और आधार ब्लॉक होते ही आपकी सारी सुविधाएं वो आपसे वो कट जाएंगी। तो आप कल्पना करके देखिए कि परिणाम क्या होने वाला है। तो हमारा पूरा जीवन उनके कंट्रोल में वो हो गया। अगर दोबारा उन्होंने लॉकडाउन लगाया और जो राशन उन्होंने दिया है हमको हर महीने जो दे रहे हैं, अगर उसके पीछे का भी षड्यंत्र ये निकला कि भारत के लोग 6 महीने 1 वर्ष के लिए राशन अपना घर में रखते हैं, 2-2 साल का राशन अपने घर में रखते हैं, तो उनको मुफ्त में अगर आप राशन देना शुरू कर दें तो खेत से जो आएगा उसको तो बाजार में बेच देंगे, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। पैसा चाहिए, इंस्टॉलमेंट देनी है, बच्चों की फीस देनी है, हमको किस्त देनी है, मतलब सारी चीजें उन्होंने चिकित्सा अपनी करानी है। तो उसके लिए हम अपना उगाया हुआ वो तो हमने बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि हर महीने मिलता ही है, और वो उस वक्त घर में है नहीं, और उस वक्त कर दिया बंद, वो भी बंद कर दिया। क्योंकि जब आधार ब्लॉक होगा तो राशन कार्ड भी ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो सब कुछ वो बंद हो जाएगा। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोगों ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जिसमें पहला नियम है, पहला वो है डीपॉपुलेशन, दुनिया की आबादी को कम करना। कितनी कम करना? 50,000 लोग, 50 करोड़ लोग उनको, जैसे 800 करोड़ की आबादी मानते हैं, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, 50 करोड़ लोग रखना और 750 करोड़ लोग यहां से विदा करना। तो आपको नहीं लगता कि ये जो व्यवस्था बन गई है, जिस जाल में हम फंस गए हैं, तो बहुत आसानी से डीपॉपुलेशन 750 करोड़ की आबादी को यहां से भेजा जा सकता है इस आधार पर, जब राशन घर में नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं लगता? यह है षड्यंत्र। अब जब ये षड्यंत्र हमको दिख रहा है, जनता सरकार मोर्चा इस षड्यंत्र को बता रहा है, और फिर भी हम ना निकले, तब क्या होना क्या है? तो ये जो जनता सरकार मोर्चा है, ये जन जन को जगाने का काम वो कर रहा है, और इस जगाने को लिए जनता सरकार मोर्चे के पास जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या बहुत कम है। वो संख्या बढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर वो लगते हैं कि जहां मैं बैठा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, आप भी अपने वर्तमान जीवन में से समय निकाल करके आप भी लगे, क्योंकि ये लड़ाई सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक रूप से ही ये लड़ाई जीती जानी संभव है। एक एक करके लड़ाई जीतना वो संभव नहीं है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर एक भी अज्ञानी व्यक्ति रह गया, मतलब एक भी व्यक्ति देश में ऐसा रह गया
जिसको ये समझ ना हो, जिसको ये ज्ञान ना हो, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जगाना, प्रत्येक व्यक्ति तक इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस जानकारी को पहुंचाना, ये जो मोबाइल वगैरह है, सोशल मीडिया है, ये भी कंट्रोल है, पूरी तरह कंट्रोल है। तो ये भी कंट्रोल होगी। जब वो कंट्रोल करेंगे तो ये भी कंट्रोल होगी। अभी तो हम इसके माध्यम से हमारी बातें वो जा रही है, आप तक पहुंची, तभी तो आप यहां हैं। तो ये इससे भी हमको बाहर निकलना है। ऐसा समय आएगा जब ये बंद हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे। क्योंकि जब वो आधार ब्लॉक होगा तो मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा अपने आप, सिम भी डेड हो जाएगा। तो उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर हमको कौन सा चाहिए? जनमानस, वो जनता चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जगाने के लिए वो जनता चाहिए। हर व्यक्ति जागरूक बनेगा तो हम अपनी हर समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। और ये इतना सरल है, इतना सरल है कि कोई पूछो मत। अपनी व्यवस्था हमको गांव आधारित पुनः स्थापित करनी है कि गांव का आदमी बाहर से कोई भी सामान वो नहीं लेगा। हम अपने आप ही अपना सारी व्यवस्था वो कर लेंगे। आज भी हमारे सबको जो डीएनए में है, इतना बिगाड़ गांव में वो नहीं हुआ है। हमारा ईंधन गांव में, हमारा अनाज गांव में, हमारा पानी गांव में, सब कुछ हमारे पास गांव में है। सब कुछ हम वो कर सकते हैं, केवल उसको बचाना, अब पुनः उसको स्थापित करना। ये तो हमको पुनः अपनी गांव आधारित अर्थव्यवस्था पर, गांव आधारित जीवन शैली पर, जंगल आधारित जीवन शैली पर, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीज जिसके पास है, दुनिया की कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती। इन चारों चीजों से हमको तोड़ा जा रहा है, मानसिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी हमको इनसे तोड़ा जा रहा है। हमको बताया जा रहा है कि खेती, जबकि भारत में कहावत है, उत्तम खेती मध्यम पान बंद, बिजनेस जो है वो बीच का काम है। और करे चाकरी भीख समान, कुकर समान, मतलब नौकरी करना वो गुलामी करने जैसा है। उसको नौकर कह दो या गुलाम कह दो, एक ही बात है। कुछ ज्यादा इसमें वो अंतर नहीं है। जहां यस सर, थैंक यू सर, ओके सर, नो सर, फाइन सर, यही आ जाता है गुलामी। ये गुलाम व्यक्ति के ही शब्द हैं। तो इसको हमको समझना कैसे कि हम किसी को समझा सकें, सीखना वैसे हम किसी को सिखा सकें। तो इस नाते तो हमको इसके माध्यम से बहुत जल्दी से जल्दी अपना इस तरह से बातों को लेना, सीखना, समझना कि हम कितनी जल्दी इस स्थान पर आते हैं। ये जनता सरकार मोर्चे का ध्येय है। हम जिस नेतृत्व में अपने जिस नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, जब समय आएगा, सारी, चूंकि किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त संसाधन चाहिए, जरूरतें वो पूरी होंगी, तभी हम वो लड़ाई को वो जीत सकते हैं। शंका का कोई यहां कोई जगह नहीं है, शंका के लिए कोई जगह नहीं है। नेतृत्व पर भरोसा, कुछ चीजें बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि बोर के लिए भी बोर हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भी ये चीजें हमको समझना चाहिए। अंग्रेजों ने हमको बर्बाद किया या लूटा, आंखों में मिर्चें झोंक करके।
और अंग्रेजों के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली उन्होंने धूल झोंक करके हमको यही आभास नहीं होने दिया कि 1947 में हम आजाद हुए या केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो उन्होंने धूल झोंक करके अब हम समझ भी गए कि भाई ये तो धोखा हो गया। 47 में 7,32,780 क्रांतिकारियों ने के दम पर जो अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हुए, जिसको हम आजादी मान रहे थे, तंत्र तो वही है, आजाद तो हम नहीं हुए। तो फिर एक और व्यक्ति आए सत्ता में, उन्होंने हमको लूटा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुरमा डाल दिया हमारी आंख में, कहा आप तो बजाओ ताली, आप तो बजाओ थाली, आप तो जलाओ दीपक। तो उसने भी हमको सुरमा डाल करके बड़ा, कभी नगाड़ा, कभी कुछ, ये स्थिति हमारी वो हो गई है। अब हमको जिस वक्त सारे संसाधन, पर्याप्त संख्या, संसाधन का मतलब पर्याप्त संख्या, सारी व्यवस्था, सारा कॉन्सेप्ट वो तैयार है, भारत को भारतीय के आधार पर, भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करने का पूरा कॉन्सेप्ट वो पूरा तैयार है, रोड मैप तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन भारत को भारतीयता का, ये वर्तमान व्यवस्था को ढाने की भी पूरी व्यवस्था वो तैयार है, और नई व्यवस्था क्या होगी उसकी भी पूरी तैयारी है। लेकिन नई व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोग, वो समझ वाले लोग, उनका अभाव है। उसके लिए ये गांव-गांव, शहर-शहर ये प्रशिक्षण शिविर वो चल रहे हैं। नेतृत्व की जहां तक बात है, देखिए मैं एक थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए, एक गांव की महिला देहाती, वो किसी बात पर घर में विवाद हो गया, वो रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर के जैसे ही घर के लोग इधर उधर हुए तो उसने अपने पीहर जाने का, माँ बाप के यहां जाने का मन बना लिया। उसके पास एक बच्चा था, वो घर से निकल गई पीहर जाने के लिए। आज की व्यवस्था थी नहीं, जो आज की वाहन व्यवस्था है वो नहीं थी, पैदल के रास्ते थे, जंगल थे, बीहड़ थे। वो गांव को चल दी बच्चे को लेकर के। जब वो चली तो रास्ता भटक गई, तो एक बीहड़ वन में वो निकल गई। तो वन में क्या होते हैं? जानवर होते हैं, और उसमें जानवर भी जंगली जानवर होते हैं। कोई ये जो हमने घर पे बांध रखे पशु, वो तो होते नहीं है, जंगली जानवर होते हैं। और वो फंस गई। अब उसने सोचा कि ससुराल वाले समझ रहे होंगे, घर वहां चली गई, पीहर चली गई, पीहर वाले को पता है ससुराल में है, और यहाँ इस बीहड़ वन में जंगल में वो फंस गई। जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, कोई आए कोई रास्ता दिखाने वाला, तो हार थक करके एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई। भारतीय नारी की बात बता रहा हूं मैं, भारतीय नारी की। तो बैठ गई। अब वहां घूमता हुआ कहीं से शेर आ गया। शेर को उस महिला ने, भारतीय नारी ने देख लिया कि शेर है, इसने अगर तुझको देख लिया तुझे भी खा जाएगा ये, और बच्चे को भी खा जाएगा, और ना ससुराल वालों को पता चलेगा ना पीहर वालों को पता चलेगा। बच्चा भी गया और तू भी चली गई। क्या किया जाए? शेर की और उसकी दोनों की आंख में आंख मिली। अब मरता क्या ना करता, उसको युक्ति आई। आज नहीं आएगी वो, टीवी देखने से और मोबाइल चलाने से वो युक्ति नहीं आएगी। वो तो प्राकृतिक जीवन जो लोग जीते हैं, वो युक्ति उसी के वो कल्पना बन सकती है। क्या युक्ति आई उसके? उसने बोला जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसने बच्चे को चोट लिया। जब बच्चे को चोटा तो बच्चा रोया, बच्चा चीखा,
चिल्लाया। तो उसने बच्चे से कहा रोते हुए से, बेटा रो मत, एक तो आ गया, अभी लाती हूं पकड़ करके। शेर की तरफ उंगली उठाई कि मुझे पता है तू भूखा है, भूखा रो रहा है, अब मार करके लाई और तुझको शेर को मार करके तुझको खिलाऊंगी। अब वो बच्चे को पेड़ की जड़ में बैठा करके और वो शेर की तरफ को दौड़ पड़ी। अब शेर ने कभी महिला देखी नहीं थी, शेर जंगल का अपने को राजा मानता था। उसने सोचा ये तो पहली बार जंगल में कोई ऐसा आया जो अपने बच्चे को मुझे मार के खिलाने की बात कर रही है। अब जब वो दौड़ी तो शेर के अंदर वो भय व्याप्त हो गई। जब भय व्याप्त हुई तो शेर वापस हो गया और डर करके वो भाग गया। जब वो भागा तो थोड़ी दूर वो महिला चली उसके पीछे दौड़ करके, फिर वो महिला वापस आकर के अपने बच्चे को पुनः उसमें गोद में लिया। लेकिन उस शेर ने वापस फिर करके नहीं देखा। दौड़ते 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 वो लंबा निकल गया और जब दूसरे जंगल में उसने प्रवेश किया तो वहां एक गीदड़ मिल गया। गीदड़ ने देखा शेर जो है जंगल का राजा, वो बहुत भयभीत लग रहा है और दौड़े चला आ रहा है, कारण क्या है? तो उसने शेर को, गीदड़ ने रोका। महाराज क्या बात है, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। शेर बोला जंगल में शेरमारी आ गई है, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं, वरना वो मुझे मार करके शेर को वो अपने बच्चे को खिला देती। गीदड़ बोला महाराज आप वन के राजा हो, जंगल के राजा हो, आप सारे जितने भी जंगल के जानवर हैं उन पर राज करते हो, आपके सामने थरथर कांपते हैं, आपको भी कोई मार सकता है? हाँ, तभी तो जान बचा के आया हूं, पहले जंगल में नहीं थी वो पहली बार मैंने देखी है शेर मारी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं। तो उसने गीदड़ ने कहा महाराज आपको भय हो गया, आपको गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात मानो, आप मुझे एक बार दिखाओ उसे कहां है। शेर बोला उसका बच्चा शेर खाता और तू है धोखेबाज, तू तो भाग जाएगा। अब कहता मैं जान बचा गया, अब कह नहीं वो छोड़ेगी मुझको। गीदड़ बोला महाराज आप तो ज्यादा भयभीत हो गए, आपको ये डर है कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा आपको? हाँ तू तो है ही धोखेबाज। नहीं तो आप एक काम कर लो, आपको लेके तो मैं नहीं भाग सकता। नहीं तो आप एक काम करो, एक रस्सी ले लो, अपने गले में बांध लो और मेरे में बांध दो, आप ही बांध दो मजबूत, और चलो आपको छोड़कर फिर तो नहीं भाग सकता मैं। नहीं हाँ फिर तो नहीं भाग सकता। नहीं तो एक रस्सी ली, अब शेर ने अपने गले में बांधी और फिर गीदड़ के गले में भी बांध दे। अब दोनों वापस वो चल दिए गीदड़ को दिखाने के लिए। वो महिला तब तक वहीं वो बैठी थी। अब उसने देखा जब वो दूर से वो आए वापस, तो महिला ने देखा ये शेर तो दोबारा आ गया। महिला ने उसके साथ साथ एक चीज और देखी कि रस्सी बन रही है दोनों पे। इसका मतलब ये शेर तो डर गया था, इसको गीदड़ जो है वो लेके आया है। तो उसने फिर अपना युक्ति, फिर उसकी एक युक्ति आई दिमाग में और उसने उसका उसका प्रयोग किया। कैसे किया? जब वो नजदीक आए, शेर ने बताया देखो बैठी, तो गीदड़ जैसे ही इसको समझाने को लगा कि ये आपको खतरा है, इससे नहीं है, समझाने को लगा, तो इसने वो महिला, वो जो भारतीय नारी है, वो बच्चे को बिठा करके दोबारा खड़ी हुई
वो खड़ी हुई तो उसने खड़ी होकर के शेर के लिए संबोधन नहीं किया, उसने गीदड़ को संबोधित किया। अबे गीदड़, एक बात बता, तुझसे 2 शेर लाने के लिए कही थी, तू एक को लिए चला रहा है, इसे तो मेरा बच्चा खा जाएगा, मैं क्या खाऊंगी, मैं तो भूखी रहूंगी। तुझसे 2 की कही थी। अब वो जो शेर बोला रहा, ये तो इससे मिला हुआ, ये तो इसने भेज रखा है, ये तो तुझे बहका करके लाया इसके पास। और वो जो महिला धमक के चली उधर को तेज कदम से, तो शेर के अंदर पहले से भी ज्यादा, और शेर ने जो उल्टी छलांग लगाई है, तो उस गेदड़ का क्या हाल हुआ होगा। बिना वजह किसी के काम में पंगा लेना। तो हमारे पास जो नेतृत्व है वो ऐसा है, एक है पक्ष और दूसरा है विपक्ष। दोनों के गले में रस्सी बंधवाई जाएगी, ठीक है नहीं, और दोनों ही आपस में ये हाल होगा। और जो निष्पक्ष हैं, जो हम बैठे हैं, अगर दोनों गीदड़ भी और शेर भी दोनों आपस में लड़ करके एक दूसरे को खचेड़ करके और वो मार गए, तो पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों खत्म। तो जो व्यवस्था आएगी उसके लिए आप तैयार हो, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार हो। सब कुछ तैयार है, कोई उस बात में हमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये जो भारतीय नारी हैं वो भी अपना समझें। जिन नारियों ने इस देश को राम दिए हों, कृष्ण दिए हों, अर्जुन दिए हों, चाणक्य और चंद्रगुप्त दिए हों, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप, बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, ये दी हों, वो सब राजीव भाई ने कहा हम सभी 1857 की क्रांति की भटकी हुई आत्माएं हैं। जब तक भारत को मुकम्मल आजादी नहीं मिल जाती, हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। हमको यह समझना होगा कि जो राजीव भाई ने कहा है 1857 की भटकी हुई क्रांति की आत्माएं, ये सब वही बैठी है सामने। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस और ये मानने से होता है। कल जो हमारी एक बहन बोल रही थी कि हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आया। आज वो औरों की भी मदद कर रही है। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तब तक नहीं आएगा कि मैं भी ईश्वर पुत्र हूं। राम के भी 2 हाथ 2 पैर थे, कृष्ण के भी 2 हाथ 2 पैर थे, चाणक्य के भी 2 हाथ 2 पैर थे, और उन क्रांतिकारियों के भी 2 हाथ 2 पैर थे। अंतर क्या था? कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर। आना जाना ये सबका है, मृत्यु सबके साथ होनी है। कैसी करनी है? सड़के मरना है या लड़के मरना है? मरना है 100% है, वो तो रीत है हमारी। मरने के हाँ तो हमारा रिवाज है, मरते तो है ही हम। वो बात अब वो हमको तय करना है कि सड़के मरना है या लड़के मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर साहब को उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जोश, और हमको ये विश्वास दिलाएं कि वाकई हम 1857 की क्रांति की भटकी हुई आत्माएं हैं।